तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही बड़ी बैठक की ये तस्वीरें हैं। तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद अपनी बात रख रहे हैं। अनुराग दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर से मौजूद हैं। अनुराग हमारे सहयोगी। अनुराग, तस्वीरें आ गई हैं बाहर और देख रहे हैं हम कि बहुत सहजता से तमाम लोग इस बैठक में अपनी बात रख रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने। बिल्कुल विद्या, तमाम नेताओं में वो सहजता नजर आ रही है। इन तस्वीरों के जरिए, इन वीडियो के जरिए जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं और ये सहजता बहुत कुछ कहती है, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त बीता है 370 के खात्मे के बाद से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में। और इस बीते वक्त के दरमियान जो तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत करते आए हैं, उनको भी एहसास है कि अगर आगे बढ़ना है जम्मू कश्मीर में, अपनी राजनीतिक ज़मीन को अगर नहीं खोना है तो हमें केंद्र सरकार के साथ, देश के साथ अब आगे बढ़ना होगा। उन तमाम मुद्दों पर एकजुटता बनानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी, जिसके जरिए पूरा देश आगे बढ़ सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद ये तमाम नेता जब बाहर आएंगे तो मीडिया से किस तरीके से मुखातिब होंगे, वो अपनी बात को किस तरीके से रखेंगे, ये अपने आप में एक अभी सवाल है जिसका इंतजार करना होगा। 1 घंटा बीत चुका है इस बैठक का और आपको बता दें इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर हैं। यहीं दरअसल में इस वक्त पिछले 1 घंटे से ये बैठक लगातार चल रही है, लेकिन इस बैठक का मतलब क्या होने जा रहा है ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मधुरिंद हमारे साथ हैं जो लगातार टेररिज्म को कवर करते रहे हैं, जम्मू कश्मीर को कवर करते रहे हैं। मधुरिंद, सिर्फ कयास हैं, लेकिन क्या टेररिज्म पर पिछले 22 महीने में इस देश ने बड़ी सफलता हासिल की है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, जो आज उपराज्यपाल बताएंगे प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के बाकी तमाम नेताओं? देखिए, बिल्कुल अगर टेररिज्म के फ्रंट पे बात करें तो पुलवामा के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और साफ तौर पर देखें तो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सीज फायर की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, लगातार ऑपरेशन चलाए गए और जो आतंकी संगठन है उनको घुटने के बल बैठने पर मजबूर किया गया। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर की जिसे हम देख रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर जो आज की ये बैठक चल रही है उसमें समूचा लेखा जोखा एक तरह से डिस्कस किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में एक बड़ी सफलता मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से डीडीसी के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए और अब आगे विधानसभा चुनाव के रास्ते परिसीमन के बाद खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के, इसी इमारत में बैठक चल रही है और 14 दलों के नेता यहाँ पर शामिल हैं। एजेंडा बिल्कुल सरकार का क्लियर है कि जमहूरियत को वहाँ पर पूरी तरह से स्थापित किया जाए, आवाम का वहां शासन हो और शासन व्यवस्था फिर से एक बार पुनः वैसे ही बहाल हो जैसे बाकी राज्यों में। बिल्कुल, और आतंकवाद के साथ साथ विद्या ये भी समझना होगा हर भारतीय को, हर दर्शक को, कि और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीते 22 महीनों में बहुत ज्यादा काम हुआ है और साथ ही साथ इन 22 महीनों से पहले भी केंद्र सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उनको रफ्तार देने की कोशिश इन बीते 22 महीनों में हुई है, खासकर घाटी में, जम्मू कश्मीर में, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बाकी जो तमाम बुनियादी जरूरतें हैं उनको कैसे आम कश्मीरी तक पहुंचाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले जम्मू कश्मीर पर खर्च होता था, लेकिन वो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था, वो आम कश्मीरी तक नहीं पहुंच पाता था। अब कैसे उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ये आंकड़े जरूर आज बताए जाएंगे। रोजगार अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी जिस पर क्या कुछ उपलब्धि है ये उपराज्यपाल जरूर बता रहे होंगे इस वक्त बैठक में 8 दलों के 14 नेताओं को। विद्या, ठीक है अनुराग, आप नजर बनाकर रखिए। मधुरेंद्र आपके साथ हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए अंदर जो बैठक चल रही है उसमें नेता अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त गुलाम नबी आजाद अपनी बात कह रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार परिचय करवा देते हैं अपने दर्शकों का। राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इफ्रा जान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई हैं और पद्मश्री रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ। इफ्रा हमारे साथ जुड़ी है। इफ्रा, इस बैठक को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? अभी तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इसको एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हम लोग कब तक आपस में लड़ते रहेंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये मीटिंग की है। हम कश्मीरी लोग और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इसको कम्प्लीटली और फुल्ली वेलकम करती है और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ मीटिंग ना हो, इसमें एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकले। उन कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स में से स्टेटहुड एक डिमांड काफी लोगों की रहेगी। उस कंस्ट्रक्टिव आउटकम में वो लैंड राइट्स और जॉब राइट्स जो लद्दाख के लोगों को मिले हैं वो रहेंगे, जो बीजेपी की सरकार ने लद्दाख में लाए हैं। और जो इस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों के लिए बात कर रही हैं, अगर आप डीडीसी के चुनाव देखेंगे और डीडीसी के चुनाव के रिजल्ट्स देखेंगे, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बहुमत से वोट दिया डीडीसी के चुनाव में, चाहे वो गुपकार अलायंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे बीजेपी स्टेट यूनिट जम्मू में हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हम लोगों के लिए बात करेंगी और मुझे उम्मीद है कि जो
डिसीजन भाजपा की सरकार ने अगस्त 4 को लिए थे, वो उन डिसीजंस को रिकंसिडर करेगी और देखेगी कि जम्मू और कश्मीर की खुशहाली और बहाली के लिए ये डिसीजंस रिकंसिडर करना शायद कहीं ना कहीं बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है राहुल देव सर, आप ब्रेक से पहले जब आप अपनी बात रख रहे थे, याना अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि भाई जिन लोगों को आपने देख लिया है, जिन लोगों के साथ आपने पहले गठबंधन भी कर लिया है, जिन लोगों के साथ बैठकर और बातचीत करके आपने देख लिया, वो अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं, उनको फिर इस नई शुरुआत में शामिल क्यों करना? क्या उनको अलग रखकर एक नई शुरुआत नहीं की जा सकती थी? मैं समझता हूँ याना की बात का सबसे अच्छा जवाब इफ्रा ने दे दिया है, और कि जिन पार्टियों को वो बेकार बता रही थी, जिनसे बातचीत का को बेमतलब बता रही थी, उन्हीं पार्टियों को डीडीसी के चुनाव में कितना अच्छा जन समर्थन मिला, उनको कितनी सीटें मिली, बीजेपी को भी मिली, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा गुपकार अलायंस को मिली है, जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए 2020 में। तो यही अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि ये गुपकार अलायंस में जो पार्टियां शामिल हैं, उनको सबसे निचले स्तर पर भी लोगों का समर्थन हासिल है। तो ये तो सरकार ने जो वहां पे चुनाव करवाए उन्हीं के नतीजे बता रहे हैं, इसलिए ये बहसी बेमानी है। सवाल ये है कि अब इससे हमें उम्मीदें क्या रखनी चाहिए, कौन सी वो परिस्थितियां हैं और जटिलताएं क्या हैं इस समय जिनमें जम्मू कश्मीर की स्थिति फंसी हुई है। मैं जो कह रहा था कि जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, जब भी उसके बारे में कोई गंभीरता से बात होगी, उसके दो, एक आंतरिक पहलू होगा, एक उसका बाहरी पहलू होगा, क्योंकि वो एक कोई भी सामान्य राज्य नहीं है भारत के दूसरे राज्यों की तरह जी। उसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देशों के बीच में चर्चाएं होती हैं, उस पर भारत सरकार पर कई तरह के आग्रह, मांगे, दबाव, प्रभाव भी है, उस संबंध चीन से है, पाकिस्तान से भी है और अमेरिका से भी है। तो इन दोनों ये सब मिला जुला जब मामला हो रहा है और कश्मीर ऐसा ही मामला है, तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये शुरुआत की गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन 2 साल से एक प्रक्रिया वहाँ रुकी हुई थी। सर आपकी कोई आवाज चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां नहीं थे, इस पर प्रधानमंत्री और भारत को दुनिया में जवाब देने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। आपके ऑडियो में थोड़ा सा इस वक्त थोड़ी तकनीकी मुझे लगता है कोई खराबी है या फिर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। राहुल देव जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, वापस मैं आपके पास लौट कर आऊंगा इफ्रा। लेकिन बात तो ये भी है ना कि जिस महबूबा मुफ्ती को आपने खुले दिल से मीटिंग में बुलाया, बैठक में आपने कहा कि आइए भाई हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, आप आइए, आपके साथ बैठकर हम बात करना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, आप कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं, उस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन वो जैसे उनको बुलाया जाता है वो कहती है कि पाकिस्तान से भी बात कीजिए। जी देखिए, महबूबा जी जो हैं वो गुपकार अलायंस की जहां तक हम बात करते हैं, गुपकार अलायंस पे 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और महबूबा जी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट महबूबा जी ने दिया है ये उनका अपना स्टेटमेंट है। जैसे अगर राजनाथ सिंह जी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, हम राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट को एनडीए का स्टेटमेंट नहीं मान सकते, इसी तरह से हम महबूबा जी के स्टेटमेंट को गुपकार अलायंस का स्टेटमेंट नहीं मान सकते। ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है और ये एजेंडा में नहीं रहेगा। जहां तक उनकी पाकिस्तान से बात करने की बात आती है, तो अगर आप देखिए ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे पास क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान से बात कर रही है। इनफैक्ट सीज फायर की अगर हम बात करते हैं, एलओसी पे तनाव रहता था, आजकल तनाव नहीं रह रहा ज्यादा, क्योंकि बैक ट्रैक चैनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से बात करके वो तनाव को कम कर दिया गया है। हमारे पास ये रिपोर्ट्स भी हैं कि एनएससी भी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान दोहा में भी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो अगर महबूबा जी ये बोलती भी हैं तो इतनी भी एंटी नेशनल बात नहीं हो जाती, बट ये समझना पड़ेगा कि उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, गुपकार अलायंस का स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और फारूक साहब ने साफ साफ तौर पे इस स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर दिया है। ठीक है रविंद्र कुमार जी, ये वही नेता हैं जो आज बैठक में शामिल हुए हैं, जिनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा था, और ये वही नेता हैं जिन पर आरोप लगते रहे कि अगर कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और उपद्रव वहां पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका शय होता था।
तो फिर ऐसे नेताओं से बात करके क्या ये समझा जाए कि इनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश होगी, या फिर ये सही रास्ते पर आ सकते हैं, इनका आना मजबूरी है सही रास्ते पर, और भले ही ये पाकिस्तान का राग अलाप ले लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं? देखिए, एक दृढ़ता से निर्णय ले लिया गया है। अब हाउस अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी, जो जितनी भी सिचुएशन है वो समय और परिस्थितियों की बात है, लेकिन ये बात सही है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ शुरू करना पड़ेगा और करना चाहिए। और उसके लिए अब इन सब लोगों को बुला करके बातचीत करना ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जो चला गया, और उन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि भारत के साथ मिलकर के चलने में, भारत की एकता और अखंडता को सर्वोच्च रखकर भारत के साथ सहयोग करने में, सामंजस्य बैठाने में उनकी भी भलाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और भारत इसके लिए कोई समझौता करेगा नहीं। तो वो जानते हैं इस बात को। और इस संदर्भ में जो महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं बात, उसको भी मैं बात समझता हूं, और ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। इससे अलग एक तस्वीर जो रविंदर जी इस वक्त नजर आ रही है, जो तस्वीर निकलकर बैठक की सामने आई है, उसका माहौल एकदम अलग और बदला हुआ नजर आ रहा है। हंसी खुशी के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बात करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की तस्वीर और उनका जो वीडियो दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री के साथ राहुल देव जी, वो हंसकर बात कर रहे हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं, कुछ पेपर है जिसके जरिए वो कुछ बात कह रहे हैं। ये माहौल बदला हुआ जरूर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीजें बदली हैं। हाँ, तो परिपक्व नेता ये सारे, हाँ, तो ये सब लोग समझते हैं इस बात को कि ये कई दशक बिता चुके हैं राजनीति में, एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई पहली बार इन लोगों की मुलाकात नहीं हो रही है, चाहे वो महबूबा हो या गुलाम नबी हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या साजिद लोन हो। तो ये ऐसे ही होता है, बातचीत ऐसे ही होती है। जब नजरबंद थे वो लोग, उस समय भी इनमें, जैसा अभी इफ्रा कह रही थी कि पर्दे के पीछे बातचीत हर समय चलती रहती है, राजनीतिक दलों के बीच में, लोगों के बीच में, सरकारों के बीच में, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो या दूसरे देश हो या दूसरी पार्टियां हो। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। ये भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है, एक परिपक्व नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें अपने मतभेदों को मनभेद नहीं बनाते हैं, ये सब जानते हैं कि जब बातचीत होती है तो खुले दिल और दिमाग से होती है। प्रधानमंत्री ने भी जो बुलाया है, सबको न्योता दिया है, वो एक खुले दिल और बड़े दिमाग से दिया है। उन्होंने कोई यूं ही नहीं ले लिया है। और सब में इस बात का आदर है। देखिए, सब लोग वहां पर आए हैं, अपनी अपनी, सबकी अपनी शर्तें हैं, अपनी सोच है, अलग विचारधाराएं हैं और अलग मांगे हैं। उसके बावजूद वो सब आए हैं और तो पूरी गंभीरता से बहुत अच्छे माहौल में बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत करना चाहिए हमको। इफ्रा, ये तस्वीर देखकर ऐसा लग भी रहा है कि भले ही सब अलग अलग सोच, अलग अलग बातें, अलग अलग एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन जहां देश की बात हो रही है वहां तो कम से कम सभी एक टेबल पर बैठकर बात करने के लिए आए हैं और अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ये पिक्चर्स देख के बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को सुना जा रहा है। जब अगस्त 4 का डिसीजन लिया था, अचानक से, आपको याद दिला देती हूँ कि बीजेपी ने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया था, हमारे पूरे लीडर्स को नजरबंद कर दिया था, उन्हें घर से बाहर नहीं आने दिया था। रिपोर्ट्स तो ये थी कि 8000 लोगों को एक साथ बंद कर दिया गया था। हम लोग, जम्मू और कश्मीर के लोग क्या चाहते थे, उनको किसी ने नहीं सुना, क्योंकि उनका इंटरनेट कनेक्शन, फोन कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन कंप्लीटली काटा गया। और इनफैक्ट माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनके पास कुछ जानकारी है, वो हमसे साझा करना चाहते हैं। अनुराग, देखिए विद्या, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं इस बैठक की, वो तस्वीरें प्रतीकात्मक ही सही, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक अगर विपक्ष के दलों के नेता हैं खड़े हुए तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नज़र आते हैं। महबूबा मुफ्ती वहाँ नज़दीकी थोड़ी दूरी नज़र आती है उनकी। और इसी के साथ साथ अगर आप सिटिंग प्लान भी देखें, सिटिंग अरेंजमेंट भी देखें, तो वहाँ पर महबूबा मुफ्ती उस तरजीह के साथ नज़र नहीं आती हैं जिस तरीके की तरजीह की शायद उनको उम्मीद। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने के लिए लगातार
लगातार बयान देती रहीं, वो एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश है। पूरी डिप्लोमेसी में, पूरे प्रोटोकॉल में ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी होती हैं सिंबोलिज्म के हिसाब से, प्रतीकों के लिहाज से, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक बड़ा संदेश महबूबा मुफ्ती को ज़रूर देती है कि अगर अब आपको जम्मू कश्मीर की सियासत करनी है तो दरअसल में आपको समझना होगा कि संविधान ने, संसद ने क्या कुछ नया विधान बनाया है, किस तरीके की नई व्यवस्था है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बैठक लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हम खड़े हुए हैं, इंतजार इस बात का है कि बैठक कब खत्म होती है। वो कौन से नेता हैं जो बाहर निकलते हैं उन 14 नेताओं में से और मीडिया से मुखातिब होते हैं, अपनी बात को, अपने पक्ष को वो किस तरीके से रखते हैं, और बैठक में दरअसल में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात की है उन लोगों ने, और सरकार की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से उनमें से किन मुद्दों पर क्या कुछ जवाब दिया गया है। एक बात जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता के तौर पर सामने समझ आ रही है वो यही है कि परिसीमन के बाद यानी डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे कराए जाएं, इस पर यहाँ एक राजनीतिक सहमति बनाई जा रही होगी। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि आज जब प्रधानमंत्री 8 दलों के 14 नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार न्यूज़ नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को, उससे एक दिन पहले ही जो चुनाव आयोग है जम्मू कश्मीर में वो हरकत में आता है और वो जो तमाम डीसी हैं वहाँ के, यानी जो वहाँ के जिला कलेक्टर हैं, उनसे पूरे इस प्रोसेस को लेकर वो मुलाकात करता है, वो बैठक करता है कि डिलिमिटेशन का जो परिसीमन का पूरा प्रोसेस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो प्रक्रिया लगातार शुरू होती नजर आ रही है। हालांकि परिसीमन आयोग के पास अभी एक लंबा वक्त है, 6 से 8 महीने का वक्त है परिसीमन आयोग के पास अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए, डिलिमिटेशन को करने के लिए, तैयार करने के लिए। लेकिन आज की इस बैठक में एक बड़ा मुद्दा विधानसभा का आने वाला चुनाव ये होगा, ये तय माना जा रहा है। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त का सीधा मतलब ये है कि सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा यहाँ पर हो रही है, कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही होगी और हर दल के नेता को जो यहाँ पर शिरकत करने पहुँचे हैं उनको अपनी बात कहने का हक दिया जा रहा है। और जो अभी राहुल देव जी कह रहे थे कि मतभेद और मनभेद में बड़ा अंतर होता है, उसको यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 14 नेता बुलाए गए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ एक नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेता की हैसियत के तौर पर नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाए गए हैं, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर बुलाए गए हैं जो विपक्ष में भी संसद में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। ठीक इसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर न्योता भेजा गया है, इसलिए ही क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अब 22 महीने के बाद अनुराग जरा तस्वीर भी आप दिखाते रहिए, प्रधानमंत्री आवास एक ऐसे स्टेट के तौर पर बाहर की तस्वीर भी जिसका दिखाते रहिए। इंतजार आम कश्मीरी सालों से, दशकों से करता रहा है। विद्या जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीर इस वक्त पीएमओ हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हैं। यहाँ पर इंतजार लगातार हम लोग कर रहे हैं कि बैठक आखिर कब तक चलेगी, कितनी देर की ये बैठक होगी, और जैसे जैसे बैठक का वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी समझ में आने लगती हैं कि इसका मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करते रहे, आवास को कवर करते रहे। मधुरेंद्र, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त अगर बैठक चलती है तो इसका सीधा मतलब ये कि एक मुद्दा नहीं है और हर नेता को अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। देखिए, मुद्दे यहाँ पर कई हैं। मुद्दा विकास का है, मुद्दा आतंकवाद का है, मुद्दा परिसीमन का है, वहाँ पर किस तरह से जमहूरियत के मुताबिक शासन व्यवस्था को कायम करना है वो है, किस तरह से पिछले जो 2 साल गुजरे हैं उसमें जो जम्मू कश्मीर का विकास है उसका समूचा खाका केंद्र सरकार ने तैयार किया, और सिर्फ तैयार नहीं किया बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने में भी बड़ी सफलता मिली। खासतौर पर वहाँ रोड की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, लोगों तक जो सुविधाएं हैं खासतौर पे जो केंद्र से भेजी जाती हैं उसको पहुंचाने की बात करें, क्योंकि ये माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो 2-3 पार्टियां हैं उन पार्टियों के पास ही करप्शन का समूचा एक तरह से नेटवर्क था, जिसके चलते जो आवाम है वहां तक केंद्र से जाने वाली सुविधाएं और खासतौर पे जो वजीफा है वो भी नहीं पहुंच पाता था। तो बड़े बदलाव के साफ तौर पर जो खाका है वो पेश किया जा रहा है इस बैठक में। ये बताया जा रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को बदलने का जो समूचा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ रही है, और अब वहाँ राज्यों की पार्टियां जो हैं उन्हें भी शामिल होकर एक सरकार वहां स्थापित कर आगे इस एजेंडे को लेकर चलना है। विद्या, एक चीज और समझनी होगी दर्शकों को, वो ये कि जब बंद कमरे में बातचीत होती है इस तरीके के मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर, तो जरूरी नहीं है कि जो नेता बाहर आकर बात बता रहे हैं सिर्फ वहीं तक बात हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तय होती हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में गंभीरता के साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाई जाएगी जिससे वाकई आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो थोड़ी बेहतर होती दिखेगी जम्मू कश्मीर की। इसमें कोई शक नहीं है कि बीते 2 साल में, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं, कि आतंक के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है, सफलता मिली है। विकास के मोर्चे पर उपराज्यपाल लगातार जानकारी देते रहे किस तरीके के कदम वो उठाते रहे जम्मू कश्मीर में बीते 22 महीनों में, ये राज्यपाल, इनसे पिछले राज्यपाल जिन्होंने भी जिम्मेदारियां अपनी संभाली हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होगा, कुछ ठोस होगा, कंक्रीट होगा, इसकी उम्मीद बढ़ जाती है तब जबकि इस बैठक को शुरू हुए लगभग 70 से 75 मिनट बीत चुके हैं। ठीक है अनुराग, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग भी हैं, मधुरेंद्र भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।